गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम जो चर्चा करेंगे NISM 5A हिंदी सीरीज में, अब हम इस सीरीज का फोर्थ पार्ट जो है वो बना रहे हैं। एंड अब तक हमने जितनी भी चर्चा की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो भी मेजर चीज़ें हो सकती थी, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैक्सिमम हेल्प आपको मिल सके आपके एग्जाम में। अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो वीडियो स्लाइटली बड़ा हो सकता है, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सो अब तक हमने कुछ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात की थी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। अभी जो हम चर्चा करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे अब इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो दो सेपरेट डॉक्यूमेंट होते हैं। बट लीगली जो देखा जाए तो जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पार्ट है SID का, यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का ही वो एक पार्ट माना जाता है। सेबी किसी भी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ना तो अप्रूव करती है ना ही डिसअप्रूव करती है, यानी कि वो ऐसा नहीं कहेगी कि सेबी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, ये ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक टर्म यूज होता है वेटेड, VETTED यहाँ पे मेंशन है। वेटेड का मतलब होता है सेबी अप्रूव या डिसअप्रूव तो नहीं करती, लेकिन उसको थॉरोली चेक करती है, बहुत ही क्रिटिकल चेकिंग उस पर करती है, ताकि वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाए कि कोई इसमें कोई सिचुएशन तो ऐसी क्रिएट नहीं होगी जिससे कि इन्वेस्टर का नुकसान हो सके। राइट, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा इस पे कर चुके हैं। जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें सारी अ, एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, चाहे वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एक नए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। दोनों ही केसेस में ये इंफॉर्मेशन आपको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगी। जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब यहाँ पे मेंशन आपको होगी को देखने को मिल जाएंगे। राइट, SID और SAI यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये दोनों प्राइमरी सोर्स हैं इंफॉर्मेशन का किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। राइट, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ही क्यों ना हो। रिस्कोमीटर एक बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। रिस्कोमीटर में आपको पता लगेगा कि जो आप इन्वेस्टर कर रहे हो, जो आपका जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है। राइट, क्या वो हायर रिस्क का ऑप्शन है, मॉडरेट रिस्क का ऑप्शन है। तो इसको जनरली 6 लेवल्स में आइडेंटिफाई किया गया है। लो, लो टू मॉडरेट, देन मॉडरेट, फिर मॉडरेटली हाई, फिर हाई, फिर वेरी हाई। तो ये आपको हर म्यूचुअल फंड स्कीम पे रिस्कोमीटर लगा हुआ मिल जाएगा, जो आपको बताएगा कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें कितना रिस्क है। राइट, ये सिनेरियोस हमें पता होने यहाँ पे चाहिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्कीम की बात करें तो हम ऑलरेडी इस पे बहुत डिटेल्ड चर्चा कर चुके हैं। जो पार्ट 1 हमने बनाया था उसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि ओपन एंडेड स्कीम्स क्या होती हैं, क्लोज एंडेड स्कीम्स क्या होती हैं, इंटरवल स्कीम्स क्या होती हैं, सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी फंड क्या होते हैं, बैलेंस फंड, इंडेक्स फंड, इनकम फंड। इन सभी तरह के फंड्स पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपको आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं, जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल देखने को मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो हर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो हो सकता है कि सर मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूं, मैंने आज कोई इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए का, 1 साल बाद इसकी वैल्यू 1,15,000 या 1,10,000 के आसपास हो जाएगी। तो वो वैल्यू एप्रिसिएशन ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। दूसरा उसमें ऑप्शन होता है इनकम का, कि सर 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू 1,10,000 1,12,000 ना हो, लेकिन मेरे पास उसका कैश फ्लो आ जाए, मेरे पास हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहे। या फिर दोनों ही किसी का गोल हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पैटर्न अलग अलग इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर हो सकते हैं। हो सकता है कोई डेट में इन्वेस्ट कर रहा है ज्यादा, कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई हाइब्रिड में कर रहा है। ये आपको यानी कि एक इन्वेस्टर को खुद अपने लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है, या डिस्ट्रीब्यूटर उनकी हेल्प करता है इस केस में कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वो अपने पास रखेगा। तो उसमें मिनिमम कितना रहेगा इक्विटी का या डेट का या हाइब्रिड का, और मैक्सिमम कितना रहेगा। तो ये पोर्टफोलियो टेक्निकली बनाया जाता है इस केस में। राइट, एसेट एलोकेशन जिसको हम कहते हैं। टर्म्स ऑफ इशू की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी प्रोविजंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लिस्टिंग कैसे होगी, रिपर्चेज कैसे होगा, रिडेम्पशन कैसे होगा,
टोटल फीस कितनी होगी, एक्सपेंस क्या होंगे किसी में भी, या कोई गारंटी प्रोवाइड की जाती है, इस तरह के ऑप्शन भी यहाँ पे टर्म्स ऑफ इशू में आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका नाम है किम, KIM। उसको की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। वो एक समरी है सिड एंड SAI की। SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और SAI स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, उन दोनों की समरी अगर आपको चाहिए तो आप किम को रीड कर सकते हैं। और सेबी ने मैंडेट किया है कि हर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अकंपनी होके किम या की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जरूर जाएगा। तो ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है किम में, तो AMC कौन सी है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, ट्रस्टी कौन है, फंड मैनेजर कौन है, उसमें एसेट एलोकेशन के पैटर्न क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट्स ऑफ इशू क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, रीओपनिंग डेट क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, बेंचमार्क इंडेक्स क्या होगा, कौन से प्लान पे ये चलेगा, कौन से ऑप्शंस को ये फॉलो करेगा, वो सारे चीजें, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ किम में देखने को मिल जाएंगी। अपडेशन ऑफ SID यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को कब अपडेट किया जाता है, तो पहला जो अपडेशन होता है वो NFO के बाद होता है। कोई भी स्कीम जब किसी भी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में जब लॉन्च की जाती है, सो विद इन 3 मंथ्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, उसको विद इन एंड ऑफ द 3 मंथ्स उनको क्या करना होता है, सेम फाइनेंशियल ईयर में ये अपना अपडेशन देना होता है SID का। अगर उसी में हम सेकेंड हाफ में अगर कोई स्कीम लॉन्च होती है, NFO आता है उस फाइनेंशियल ईयर में, सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड ऑफ द 3 मंथ्स में आपको ये जो अपडेशन है वो सबमिट करना होता है। रेगुलर अपडेशन हर साल किया जाता है SID का, जिससे कि अगर कोई बेसिक एट्रीब्यूट अगर चेंज हो रहा है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो उसके लिए अपडेट्स हर इन्वेस्टर के पास या रिलेटेड पार्टी के पास जा सकें, राइट। नीड बेस्ड अपडेशन, सो SID को अगर कोई फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होता है किसी भी स्कीम का, तो नीड बेस्ड अपडेशन में भी उसको चेंज किया जा सकता है। ऑलरेडी हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने डिस्कस किया था, थर्ड पार्ट में, कि जब भी किसी भी स्कीम का कोई भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होगा तो उसमें एक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा और सारे इन्वेस्टर्स को बताया जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। और अगर वो इन्वेस्टर चाहे, ही और शी हैज द राइट कि वो अपने उस पैसे को विड्रॉल भी कर सकता है। 30 डेज के लिए वो विंडो भी ओपन की जाती है, राइट। तो ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अपडेशन ऑफ SAI स्कीम, जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो हर 3 महीने में, मतलब फाइनेंशियल ईयर के हर हर फाइनेंशियल ईयर के 3 महीनों में बेसिकली वो किया जाता है, रेगुलरली अपडेट किया जाता है। कोई भी मटेरियल चेंजेस अगर होते हैं तो वो ऑन गोइंग बेसिस पे यानी कि रेगुलरली उसको उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है, रेस्पेक्टेड म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे या फिर एमफी की वेबसाइट पे भी, या दोनों पे अपडेट किया जाता है, राइट। किम एक साल में एक बार अपडेट किया जाता है, एटलीस्ट साल में एक बार अपडेट किया जाएगा। और अगर कोई फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होते हैं तो फिर किम को रिवाइज किया जाता है। कोई भी स्कीम हो उसमें जो NAV है वो डिस्क्लोज की जाती है हर बिजनेस डे पे, यानी कि जिस भी बिजनेस वर्किंग डे होगा उस दिन पे उसकी जो NAV है वो डिस्क्लोज की जाएगी। सेम को AMC की वेबसाइट पे NAV को और एमफी की वेबसाइट पे भी पब्लिश किया जाता है। म्यूचुअल फंड जो भी NAV अपनी डिक्लेयर करता है वो हर बिजनेस डे पे एमफी की वेबसाइट पे उसको सबमिट या पब्लिश किया जाता है। ओपन एंडेड स्कीम्स के केस में जो NAV है वो हर बिजनेस डे पे कैलकुलेट होती है और उसको रिलीज किया जाता है। ऐसे ही जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं उसमें एटलीस्ट वंस अ वीक जो NAV है वो कैलकुलेट की जाती है और उसको आगे पब्लिश किया जाता है एमफी की वेबसाइट पे और AMC की वेबसाइट पे भी। फंड की जो फैक्ट शीट होती है उसमें आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेंगी म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड, कि कब ये फंड स्टार्ट हुआ, कितने % रिटर्न दे रहा है, 1 साल, 3 साल, 5 साल या सिंस इंसेप्शन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। करंट बेंचमार्क क्या है, NAV क्या है, सबके मैक्सिमम पिक्टोरियल डिपिक्शंस भी आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। और कोई अगर डेटा पॉइंट आपको चाहिए, स्टेटिस्टिकल डेटा चाहिए, वो भी
फैक्ट में देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक टर्म होता है, इसको टर्म को ध्यान से आप सुन लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा कहीं पे, वो है एमएफयू, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी। ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करता है आरटीएस से, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट से, डिस्ट्रीब्यूटर से, बैंक से, एएमसी से और बाकी सबसे। राइट। सो एमएफयू काम क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनलाइन एक्सेस देता है ताकि वो अपने इन्वेस्टर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको सबमिट कर पाए। तो ये बहुत आसान कर देता है पूरे प्रोसेस को। इन्वेस्टर्स जो कि रजिस्टर करते हैं एमएफयू पे, उनको एक कॉमन अकाउंट नंबर एलोकेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैन। उसको कैन कहा जाता है, CAN। तो अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा कॉमन अकाउंट नंबर यूज किया जाएगा, जिसमें जिस अकाउंट नंबर में उस इन्वेस्टर की सारी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स जो है वो कंसोलिडेटेड, यानी इकट्ठा होके एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगी। कैन के लिए जो इन्वेस्टर हैं वो केवाईसी कंप्लायंट होने चाहिए, तभी उनको कैन नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए इन्वेस्टर ऑलरेडी केवाईसी कंप्लायंट नहीं है, तो फिर जो एमएफयू है वो उसको फैसिलिटेट भी करता है कि उनका केवाईसी रजिस्ट्रेशन हो जाए, अलॉन्ग विद उनको एक कैन नंबर, यानी कि जो कॉमन अकाउंट नंबर है वो भी उनको एलोकेट हो जाए। इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या जरूरतें आपको होती हैं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। सबसे पहले आपको NISM का सर्टिफिकेशन लेना है, यानी NISM 5A आपको क्वालिफाई करना है। जब आप वो क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको KYD रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। KYD मतलब नो योर डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद आपको एमफी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। एमफी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको ARN नंबर भी कहा जाता है, वो आपको लेना है। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे फिर आपको अपने आप को AMC के साथ भी एम्पेनलमेंट करना होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ आपको अपने आप को एम्पेनलमेंट करना होता है। ट्रेल कमीशन जो है वो उसी बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी एसेट्स हैं, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे, जितने इन्वेस्टमेंट्स आपने करवाए इन्वेस्टर्स के, उसके हिसाब से और एज अ स्पेसिफिक परसेंटेज उसको कैलकुलेट किया जाता है। जो भी कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा उसको डेली बैलेंसेस पे कैलकुलेट किया जाता है और वो पीरियोडिकली पे किया जाता है। जनरली क्वार्टरली पे किया जाता है, हर तिमाही उसको पे किया जाता है। राइट। जो ट्रेल कमीशन है वो क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस पे जनरली दिया जाएगा, हमें ऑलरेडी इस पे चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि ये नेट एसेट्स पे कैलकुलेट होता है, तो मान लीजिए मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने आज, मेरे पास 10 इन्वेस्टर्स हैं, 100 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है। मैं अब कोई 11वां इन्वेस्टर नहीं लाया, लेकिन ये जो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट था इसकी वैल्यू बढ़ के 110 हो गई। मान लेते हैं एक साल में 110 रुपए हो गई, तो अब जो ट्रेल कमीशन कैलकुलेट होगा वो 110 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो नेट एसेट्स पे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे। यानी कोई इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर किसी भी तरह के कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। कब लगाए जाएंगे? जब आप वो ऑप्ट इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं, जब वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ऑप्शन को चुनेंगे, तब उन पे जो ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, उन ट्रांजैक्शंस पे लगाए जाएंगे। ये जो मैं अब आगे डिस्कस करूंगा, इसके लिए मैं आपको एक कॉशनरी स्टेटमेंट दे दूं, यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं। ये जो फिगर्स हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, तो जब भी आप एग्जाम में अपीयर हो, उस समय जब भी आप NISM का रजिस्ट्रेशन करते हैं, NISM में एग्जाम के लिए एप्लीकेशन देते हैं, एनरोलमेंट करते हैं, तो वहां से आपको एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है 5A मॉड्यूल का। तो उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, लगभग 368 पेजेस का मॉड्यूल है। तो वहां पर आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये जो फिगर्स यहाँ पे मेंशन है क्या वो सेम है, उस एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल है या नहीं। क्योंकि आप अगर 6 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हैं या एक साल बाद देख रहे हैं तो वो आपके लिए उतनी रेलेवेंट रहनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो चेंजेस जिसमें होते हैं उसको ज़रूर आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो 10,000 या उसके ऊपर पे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए 150 रुपीज़ लगते हैं, 150 रुपये। और 10,000 जो कि रेगुलर इन्वेस्टर हैं उसमें 100 रुपये उस केस में लगेगा। राइट। एक रेगुलर इन्वेस्टर के केस में, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के केस में 150, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनके केस में 100 रुपये लगाया जाएगा। GST एप्लीकेबल होता है, हाँ जी, जुलाई 2017 से GST एप्लीकेबल है। तो कोई भी जो कि अपनी सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है और उनका जो एनुअल टर्नओवर है
अगर वो 20 लाख से ज़्यादा का है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है उनके पास, तो उनको जो भी कमीशन मिलता है उसके लिए उनको बिल रेज करना पड़ेगा और जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अपने कमीशन के लिए, राइट। देन एएमसी या जो म्यूचुअल फंड है वो जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है रिवर्स चार्जेस के केस में। देखिए, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है जीएसटी नॉर्मल, एक होता है रिवर्स चार्ज। अब हमारे पास अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं बट कमीशन तो ले रहा है, राइट, तो उस केस में जो एएमसी या जो म्यूचुअल फंड है वो खुद लाइबल है उनके रिवर्स चार्ज के केसेस में जीएसटी पे करने के लिए। सेबी ने मैंडेट दिया है म्यूचुअल फंड्स को और एएमसीज को ताकि वो टोटल कमीशन डिस्क्लोज करें कि टोटल कमीशन उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना पे किया, कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिस्क्लोज करें जो एक से ज्यादा लोकेशंस पे काम करते हैं। एक से ज्यादा मतलब इन जनरल 20 या 20 से ज्यादा लोकेशंस पे अगर वो एक्टिव हैं, या जिनका एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है इंडस्ट्री में, तो उनकी जो कमीशन जो वो पे कर रहे हैं उसका टोटल कमीशन का जो डिस्क्लोजर है वो वहां पे जरूर दिया जाए। या फिर जिनकी HNI क्लाइंट्स हैं या जिनको साल का जो कमीशन है वो 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो उनके लिए भी ये मैंडेट है कि वो इसको डिस्क्लोज करें। ध्यान रखिएगा, ये जो या तो टोटल 1 करोड़ रुपए सालाना ट्रेल कमीशन आता हो या फिर किसी एक एएमसी से 50 लाख या उससे ज़्यादा आया हो, तो भी इसको अपडेट करना मैंडेटरी है, डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। जो भी यूनिट होल्डर्स हैं उनको जनरली नेट एसेट्स बोला जाता है। यूनिट होल्डर्स मतलब जो किसी भी फंड के जो यूनिट होल्डर होते हैं उनको नेट एसेट्स कहा जाता है। टोटल एसेट्स कितनी है हमारे पास, नेट एसेट्स में क्या क्या आएगा, जो ओरिजिनली आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर आपने उस पर जो प्रॉफिट बुक किया स्कीम पे, फिर उस पर जो डिविडेंड मिला या जो एप्रिसिएशन हुआ, वो सब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नेट एसेट्स में इंक्लूड होगा। इसका फायदा इन्वेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको देखने को मिलता है। एनएवी में और रीपर्चेस प्राइस में ऑलरेडी हमने इस पे सेकेंड और थर्ड पार्ट में भी डिस्कशन किया था कि एग्जिट लोड क्या होता है। सो करेंटली जो एनएवी चल रही है जिस पे आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको रिडीम किया, और जो उस पे जो रिडेम्पशन प्राइस जाएगा उसका जो डिफरेंस होगा उसको एग्जिट लोड कहा जाएगा। क्या एग्जिट लोड हर म्यूचुअल फंड स्कीम पे लगता है? जवाब है नहीं, कुछ स्कीम्स पे ही लगेगा। जिस पे लगेगा उस पे स्पेसिफिक होगा। इन जनरल 1 साल के अंदर विड्रॉल करने पे जो ये एग्जिट लोड है वो लगाया जाता है, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा मॉड्यूल के थ्रू। डिविडेंड्स हमेशा पे किए जाते हैं आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व जो कि प्रॉफिट्स अवेलेबल है जिनको बांटा जा सकता है, उनमें से डिविडेंड्स को पे किया जाएगा। इन्वेस्टर्स को बेसिकली इंसेंटिवाइज किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकें। जब भी हम वैसे चर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को समझाने के लिए, तो हम सबको यही बताते हैं कि आप जितने लंबे समय मार्केट में स्टे करेंगे उसके लिए आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब यूनिट का जो प्राइस है, होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होगा, सो डेफिनेटली आप बेहतर कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ले पाएंगे यहाँ पे। सेबी ने एंट्री लोड्स को बैन कर दिया है, यानी कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पहले उस पे एंट्री लोड्स लगते थे, अब उन एंट्री लोड्स पे बैन कर दिया गया। तो जो भी एनएवी प्रिवेलिंग होगी उसी एनएवी पे आपको एंट्री मिल जाएगी, या जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे कंसिडर किया जाएगा। सर्विस टैक्स एग्जिट लोड पे दिया जाता है, हाँ जी, एग्जिट लोड पे सर्विस चार्ज जाएगा आउट ऑफ एग्जिट लोड प्रोसीड्स, जो भी आएगा उसमें से सर्विस चार्ज घटा के जो है स्कीम में रख दिया जाएगा। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। जितने भी जब भी कोई कंपनी नया एनएफओ लेकर के आती है तो उसके जो इनिशियल खर्चे होते हैं वो कौन बियर करता है? एएमसी उसको बियर करती है, राइट। एनएवी में क्या क्या चीजें आएंगी? एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। हम कई बार इस पे लगभग हर पार्ट की वीडियो पे अपने चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी जितने भी स्टॉक्स उस फंड में हैं, खरीद रखे हैं, वो जितने भी डिवेंचर या बॉन्ड फंड बॉन्ड्स हैं उनका वैल्यूएशन, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का वैल्यूएशन, जितने भी डिविडेंड्स हैं अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कमा लिए बट अभी रिसीव नहीं हुए, इंटरेस्ट हम कमा चुके हैं, ड्यू हो गई है बट नॉट रिसीव्ड, अभी रिसीव नहीं हुई है, और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी फीस पेबल हुई।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो इससे एनएवी निकल आएगी, एक यूनिट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगी। तो कैसे सिक्योरिटी को वैल्यूएशन किया जाएगा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, वो उसके करंट मार्केट प्राइस पे किया जाता है। उसको मार्क टू मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आज कोई इन्वेस्टमेंट किया है 100 रुपए का, और उसके बाद अगर मैं मार्क टू मार्केट की प्राइस की बात करूं तो 6 महीने बाद हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 105 रुपये हो गई है। तो अभी मार्क टू मार्केट प्राइस क्या है, वो 105 रुपये कहा जाएगा। तो उसको मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया जाता है किसी भी सिक्योरिटी के वैल्यूएशन के लिए। इन्वेस्टमेंट या एडवाइजरी फीस चार्ज की जाती है, अगर हाँ तो उसको डिस्क्लोज किया जाएगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पे। अगर चार्ज किया गया है तो उसको फुली डिस्क्लोज किया जाएगा। एएमसी इन जनरल अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस को बेसिकली सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में चार्ज नहीं करती है। हालांकि जो टीईआर होता है, दैट इज टोटल एक्सपेंस रेशियो, ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, फुल फॉर्म में भी कई बार आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल एक्सपेंस रेशियो, इसमें इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस नहीं होती है, सो ये चार्ज किया जाता है, राइट, प्रो राटा बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, ओनली अपॉन द रिकवरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तो अगर कोई स्पेसिफिक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो है जो कि अलग से है, उस पे डेफिनेटली प्रो राटा बेसिस पे टीईआर के अलावा ये चार्ज किया जा सकता है। सो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो पे जो एनएवी है वो डेली डिक्लेयर की जाती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जितने भी अकाउंट्स हैं, जितनी भी स्कीम के अकाउंट हैं वो मेंटेन किए जाएंगे, राइट। जो भी एएमसी के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको अलग अलग स्कीम्स में मेंटेन किया जाएगा। जैसे मेरे पास स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी, स्कीम डी, 4 स्कीम्स हैं, तो 4 डिफरेंट अकाउंट्स उसके लिए मेंटेन किए जाएंगे, राइट। एएमसी का जो ऑडिटर है और जो स्कीम का ऑडिटर है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। हमने थर्ड पार्ट में भी इसको डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, आप चाहें तो थर्ड पार्ट पे जाकर रेफरेंस ले सकते हैं इसका। एनएवी को जो कि इंडेक्स फंड या लिक्विड फंड्स होते हैं या अदर डेट फंड्स होते हैं, इनमें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो उनकी एनएवी है वो कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा जो इक्विटी या बैलेंस्ड फंड्स होते हैं उसमें अप टू टू एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक उनमें बेसिकली किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अप टू नहीं है, एटलीस्ट टर्म यूज होता है एनएवी ऑफ इक्विटी एंड बैलेंस्ड में। और जो इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड्स हैं या अदर डेट फंड्स हैं उसमें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूज होता है। तो इन दो टर्म्स का अप टू और एटलीस्ट, इसको ध्यान में आप रखिएगा। इन्वेस्टर्स अपने यूनिट्स को फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट में भी होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास 0.25 यूनिट्स हैं या 1/4 यूनिट है, 1/6 यूनिट है, उसमें भी होल्ड कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम टैक्सेशन की बात करें, टैक्सेशन के लिए मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं करंट सिनेरियो में जो अभी टैक्सेशन चल रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिर भी आप एक बार, जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप एक बार रेफर कर लीजिएगा जो भी मॉड्यूल आप डाउनलोड करते हैं। जब आप एनरोलमेंट करते हैं उस वक्त एक मॉड्यूल आपको मिलता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। 368 पेजेस के अराउंड लगभग ये होता है। उस पे पेज नंबर 155 पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे टैक्सेशन के बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो अभी फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है, बट स्टिल आप उसका रेफरेंस ले लीजिएगा कि कौन से टैक्स रेट कब एप्लीकेबल होती हैं। तो कैपिटल गेन लगता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल करते हो, उस पर कुछ कमाते हो। कैपिटल गेन 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो अगर इक्विटी शेयर्स हैं या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट आज किया है और 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसे विड्रॉल करते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर विड्रॉल करते हैं, उस पर कुछ प्रॉफिट अगर कमाते हैं, तो उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि करंट सिनेरियो में लगता है 20%, राइट। 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर लगेगा। 1 साल के बाद विड्रॉल किया तो उस पे अप टू 1,25,000 का वहां पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, यानी 1,25,000 रुपए तक कमाया तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना। 1,25,000 से ज्यादा कमाया तो जो भी एक्स्ट्रा कमाया उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
अब बात करते हैं नॉन इक्विटी की, यानी डेट या डेट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स। आज कोई इन्वेस्टमेंट किया, 3 साल के अंदर अंदर विड्रॉल किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के बाद किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट ज्यादा फीजिबल नहीं है, काम नहीं करता, तो सब कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कंसिडर किया जाता है। तो जिस साल आपने विड्रॉल किया, जो प्रॉफिट उस पर कमाया, उसको उस साल की इनकम का पार्ट मान लिया जाएगा, और आपकी इनकम पे जो भी जिस भी स्लैब रेट में आप फॉल करते हैं उसके हिसाब से उस पर टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। इस तरह से ये काम करेगा। तो फर्दर आप एग्जैक्ट रेट्स के लिए आप पेज नंबर 155 और उसके आगे जो है ऑनवर्ड्स आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इट विल हेल्प। इसके बाद बात आती है कि कैपिटल लॉस भी तो हो सकते हैं। जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो उसको क्या हम सेट ऑफ कर पाएंगे? जवाब है हाँ। क्या हम कैपिटल गेन को सैलरी या बिजनेस प्रोफेशन के हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं? जवाब है ना। तो कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के हेड से ही सेट ऑफ किया जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जाएगा। इसका आप जरूर ध्यान रखें। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी खत्म हो गया है। सो जो भी डिविडेंड आएगा वो टैक्सेबल होगा उस इन्वेस्टर के हैंड पे या एसएससी के हैंड पे, उस साल के लिए वो टैक्सेबल किया जाएगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे लगता है। एसटीटी इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन जनरल नहीं लगता, तो रिडेम्पशन के टाइम पे वो लगेगा। कितना लगेगा? वो लगेगा 0.001%। राइट, सो एसटीटी हैज टू बी पेड, उसको पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। इन्वेस्टमेंट के वक्त लगेगा? जवाब है ना, नहीं लगेगा। ईएलएसएस के बारे में हमने अपनी सेकंड पार्ट में चर्चा की थी बहुत डिटेल में, मैं फिर से बता देता हूँ। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसको हम लोग टैक्स सेवर स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये अप टू 1,50,000 तक की डिडक्शन आपको प्रोवाइड करता है आपकी टैक्सेबल इनकम पर। उसमें भी मजे की बात यह है कि इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल है। यू हैव टू होल्ड योर मनी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। उसके बाद आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं और उसके साथ साथ 80C का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी जो यहाँ पे रेजिडेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो टीडीएस है वो रीपरचेज में नहीं लगाया जाएगा। रीपरचेज की प्रोसीड्स पे टीडीएस नहीं लगाया जाएगा, यानी जब आप रिडेम्पशन करेंगे तो उस वक्त टीडीएस वहां पे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। राइट, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम पे डिविडेंड्स आ रहे हैं और चाहे वो इंडियन रेजिडेंट्स हैं तो उस पर टीडीएस बेसिकली पेबल होगा, यानी कि अगर डिविडेंड आपको मिल रहा है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और वो कब होगा? वो 10% एप्लीकेबल होगा जब आपका डिविडेंड का जो वैल्यू है, जो डिविडेंड का अमाउंट हो 5,000 से ज्यादा हो जाए, तब ऐसा होगा। एएमसी जीएसटी चार्ज करती हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो भी टैक्सेशन लॉस होंगे उसके हिसाब से वो जीएसटी चार्ज करती हैं, और उसमें भी लिमिटेशंस हैं जो कि सेबी आइडेंटिफाई करता है क्या लिमिटेशंस उनको फॉलो करनी है। राइट, जीएसटी जो भी पे किया जाएगा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस पे, वो कैसे चार्ज किया जाएगा? इन एडिशन टू द ओवरऑल लिमिट्स, यानी जो भी ओवरऑल लिमिट है टोटल एक्सपेंस रेशियो की, उसके अलावा उसको जीएसटी को चार्ज किया जाएगा ऑन फीस पेड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस। इस पे हमें ध्यान में रखना है। देन जितनी भी फीस आपने जीएसटी टेक्निकली जो पे किया वो मैक्सिमम लिमिट में ही आना चाहिए, विद इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ टीआर। उसमें बेसिकली वो उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग। स्टेटमेंट है, जीएसटी ऑन ऑल द फीस अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस शैल बी चार्ज्ड टू द स्कीम विद इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ टीआर। यानी किसी भी चीज पे जीएसटी लगाया जाए, मतलब जो भी फंड है उस पे जीएसटी जो लग रहा है अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस, क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी फीस पे लगा तो वो जो टोटल एक्सपेंस रेशियो की लिमिट है, जो सीलिंग है, उसके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन उसके अलावा जीएसटी किसी पे भी लगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस के अलावा, तो वो विद इन द टोटल एक्सपेंस रेशियो ही आना चाहिए। राइट, देन जीएसटी ऑन एग्जिट लोड अगर कोई है तो उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा एग्जिट लोड में से, और नेट अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा
स्कीम में, राइट। देन ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे जीएसटी लगेगा एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड पे, तो विद इन द लिमिट आ जाएगा वो टोटल एक्सपेंस रेशियो, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो जो मेंशन है, लेट्स से वो 1.5% है, तो उससे जीएसटी ऐड करके उसके ऊपर नहीं जाएगा कभी, अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस को अवॉइड कर दिया जाए तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस पर अगर जीएसटी लगा तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो उसके ऊपर जा सकता है। जो भी कमीशन पे किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो उस पर जीएसटी लगेगा, द आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा, राइट। और जैसा भी उनका किसी भी केस में जो एआरएन होल्डर है उसके हिसाब से लगाया जाएगा। क्या ये जीएसटी भी स्कीम पे चार्ज होगा, स्कीम के एक्सपेंसेस पे चार्ज होगा? जवाब है ना, ऐसा नहीं किया जाएगा, राइट। सो म्यूचुअल फंड में जो परचेज ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप एसआईपी करें, चाहे आप एसटीपी करें, चाहे आप स्विच इन करें, चाहे आप डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी? जवाब है हाँ। कितनी लगेगी? 0.005% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 0.005%, राइट, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अगर क्लोज एंडेड स्कीम है और एनएफओ ओपन डेट है, क्लोज डेट है, तो उसमें कोई भी रीओपनिंग डेट जनरली नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें परचेज और सेलिंग की रीओपनिंग डेट्स नहीं होंगी। तो इन्वेस्टर्स को कब बाय और सेल करना है? आप सिंपली वो स्टॉक एक्सचेंज पे जब लिस्टेड हो तब उसको बाइंग सेलिंग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड होते ही हैं इन जनरल। इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने का बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाने का, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लान। देखिए, दो तरह के प्लान एग्जिस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान का मतलब, मेरे को, मैं मान लीजिए एक इन्वेस्टर हूं, तो मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकता हूं। दूसरा है रेगुलर प्लान, उसमें मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो उस पे जो चार्जेस हैं, या जो कह सकते हैं उस पे जो एक्सपेंस है वो उसमें लगता है। डायरेक्ट प्लान में कोई भी एक्सपेंस नहीं लगता, रेगुलर प्लान में एक्सपेंस लगेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन पे किया जाता है, राइट। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने भी डायरेक्ट प्लान होते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम होता है। किसके कंपैरिजन में? डायरेक्ट प्लान में, रेगुलर प्लान के, क्योंकि रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन पे किया जाता है। तो ये आपको थोड़ी बहुत बातें ध्यान में रखनी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो म्यूचुअल फंड में जो अकाउंट, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, वो ड्यूरिंग द मंथ सारी ट्रांजैक्शंस को आप देखेंगे कि वहाँ पे एवरी मंथ वो ट्रांजैक्शन वहाँ पे की जा रही है, और वो हर ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल देगा, चाहे वो परचेज हो या फिर रीपरचेज हो, यानी कि सेल हो, या फिर रीपरचेज हो, यानी कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया या फिर रिडेम्पशन लिया। दोनों ही केसेस में जो भी ट्रांजैक्शन का वैल्यू है, जो भी एनएवी है, वो सब उसमें ट्रांजैक्ट बेसिकली मेंशन किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में एवरी मंथ। ये था आज का पार्ट 4 ऑफ द वीडियो, जिसमें जितनी भी मेजर इंफॉर्मेशंस हमें लगता है हमें डिस्कस करनी चाहिए थी। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, और ये वीडियो थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा हो गया है, आप चाहें तो इसको 1.25x स्पीड पे भी देख सकते हैं, इट विल हेल्प। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस।